नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीख करीब आ रही है और चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। आरक्षण की लिस्ट आने के साथ ही अब चुनावी समीकरण तैयार किए जाने लगे हैं। इस बीच आरक्षण की लिस्ट आने के बाद अब चुनावी हलचल किस तरफ बदल रही है, नए समीकरण क्या है और इस आरक्षण से आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस बार के पंचायत चुनाव पिछले बार के मुकाबले कितने अलग होंगे, क्योंकि आरक्षण आने के बाद कई जगहों के समीकरण बदल गए हैं और जहां अब तक चुनाव की रणनीति बनाने वालों को अब इस आरक्षण के हिसाब से ही आगे की तैयारी करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी के पंचायत चुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पंचायत चुनाव का असर पड़ेगा। जाहिर है पंचायत चुनाव को यूपी लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट समझा जा सकता है। विधानसभा चुनाव का भी एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। उत्तर प्रदेश में चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब इस चुनाव में क्या कुछ खास रहने वाला है, सब कुछ जानने के लिए अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। चूंकि एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे समझेंगे राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारी है, विश्लेषक क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो समझेंगे, जानेंगे कि आखिर अब क्या तैयारी है। और कोरोना काल के बाद चूंकि एक मुश्किल वक्त भी देश ने देखा, उसके बाद अब किस तरीके से हालात सामान्य हो रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी इस चुनाव को संपन्न कराना, उसके लिए क्या तैयारी की गई है, ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब हम तलाशेंगे। तो जिला पंचायत की जो तैयारियां हैं चुनाव की वो अब की जा रही हैं। आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। तो 20 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी बातें आपको बता देते हैं। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि 27 पद ऐसे हैं जो अनारक्षित रहेंगे। तो पंचायत चुनाव में क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके से तैयारी चल रही है, इसको हम समझेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेगा। हमारे साथ अभी सुनील कौशिक जी हैं स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। उसके अलावा कुछ और मेहमान कुछ देर में जुड़ेंगे। सुनील जी, आरक्षण सूची जो है वो जारी कर दी गई है। इस बार का चुनाव कितना अलग होगा और किस तरह की तैयारियां राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं? जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं कि संकल्प मोर्चा, एआईएम, आप, अन्य राजनीतिक दल या पंचायती चुनाव में भाग लेंगे, मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी में इसमें कूदेगी, तो निश्चित तौर से ये चुनाव बड़ा रोमांचक होगा। और जो विधानसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन होने जा रहा है, तमाम राजनीतिक दलों का ये कहना है कि ये एक तय करेगा कि आखिर में पंचायत चुनाव में किस पार्टी को बढ़त मिलती है, किस पार्टी के वोट बैंक ज़्यादा हैं। तो निश्चित तौर से इस बार जो विधानसभा चुनाव से पहले जो पंचायत के चुनाव हैं, तो उसमें राजनीतिक दलों का इस तरीके से इंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो कह सकते हैं कुछ न कुछ बदलाव बड़ा होगा। और ये भी तमाम चर्चा हो रही है राजनीतिक दलों में कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो दल जिस स्थिति में पंचायतों के चुनाव में प्रदर्शन करेगा, उसी हिसाब से गठबंधन में उनको सीटें दी जाएंगी। आज तक ऐसा होता नहीं है कि पंचायत चुनावों में पीछे से समर्थन होता है, या तो खुल के राजनीतिक दलों का समर्थन होता है या राजनीतिक दल अपना चुनाव चिन्ह देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला वह उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इसी सब अंदेशा को लेकर के पुलिस विभाग बड़ा अलर्ट है। सारे पुलिस विभागों ने कह दिया कि जितने भी बदमाश हैं जिनकी सूची जारी की गई है वो तो या तो जेल में चले जाएँ या प्रदेश छोड़ के चला जाएँ। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर से होगी और राजनीतिक दल बड़ा इसमें मंथन कर रहे हैं। बीजेपी तो मुझे लगता है कोरोना काल में तमाम उनकी ऐसी मीटिंगें हुई, तमाम दर्जनों मीटिंग कह सकते हैं कि रीजन लेवल पे हुई, जो पंचायत चुनावों की तैयारियां करते हुए दिखाई दिए। जो छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो सारा कोरोना काल में उन्होंने मजबूती से उसको स्थापित किया है। अन्य राजनीतिक दल इन सब चीज़ों से दूर थे। तो बीजेपी की जो तैयारियां हैं कि पन्ना प्रमुख से लेकर के वो थोड़ा सा लगता है कि पंचायत चुनाव में क्या रोल अदा करेंगी, क्योंकि छोटे चुनाव में जब किसी को सीट नहीं मिलती है तो वह दूसरी पार्टी में जाने का प्रयास करता है या दूसरे राजनीतिक दल में जाने का प्रयास करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आएंगी, वो बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए बड़ा गंभीर का विषय होंगी कि ऐसा वर्ग
जो छोटे चुनाव में नाराज हो जाता जी। है वो विधानसभा चुनाव प्रभावित करता है। पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, ग्राम प्रधानी का, पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, यदि ऐसे लोग पहले से ही जो निचले स्तर का, इसलिए आज तक देखा गया है कि राजनीतिक दल इन सब चीजों से दूर रहते हैं। वो केवल पीछे से समर्थन करते हैं कि आप भी हमारे, वो भी हमारे। लेकिन यदि खुल के आते हैं तो खुल के आने के बाद छोटे छोटे ग्राम सभा स्तर पर जो लोग रूठेंगे कार्यकर्ता, जो राजनीतिक दलों के लोग जो अहम भरते हैं वहां के लोकल राजनीति का, वो उनमें बदलाव आएगा तो 2022 का चुनाव बड़ा रोमांचक होगा। ये सारी चीजें राजनीतिक दल अंदर से तो बड़े डरे हुए हैं कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन खुल्लम खुल्ला जो बातें आपने, एआईएम ने जो कहा है उससे सोचने को मजबूर कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां रही हैं उससे राजनीतिक दल विपक्षी राजनीतिक और सुनील जी, इसमें भी, इस बात में भी कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानमंडल का हो, पंचायत चुनाव हो, हर चुनाव को उसने गंभीरता से लिया है और वक्त रहते उसकी तैयारी कर दी जाती है, शुरू कर दी जाती है, बकायदा दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले। नहीं, बिल्कुल है। आप हैदराबाद के चुनाव में देखिए कि वहां के चुनावों में राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जैसे लोगों ने रैलियां संबोधित की तो निश्चित तौर से कह सकते हैं, और ये भी बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें कहने में, कि बीजेपी के लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। किसी न किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था रहती है कि वो हर समय चुनावी मूड में रहते हैं। यहां भी आप देखिए कि इन चुनावों को लेकर के इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे लोग 2 दिन लखनऊ डेरा डाले रहे। तो ये कितना गंभीरता से बीजेपी लेती है, क्या उसी हिसाब से और राजनीतिक दल लेंगे? और ये वो राजनीतिक दलों के लिए बड़ा गंभीर स्थिति पैदा करेगी जो आज तक इन चुनावों से दूर रहे हैं, समर्थन देते रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो ये सोचते थे कि नहीं जो जीता वो हमारा, वो आगे जाकर के पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ता है, जीतता है, हारता है, टिकट उसको नहीं मिलती है। तो जो विषम परिस्थितियां पैदा होंगी वो 2022 के चुनाव को देख करके बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा स्थायित्व या अस्तित्व हम पार्टियों का कहेंगे वो थोड़ा सा खतरे में दिखाई देगा। क्योंकि छोटा कार्यकर्ता, छोटा नेता या नाराज हो गया तो पार्टी के लिए बड़ा गंभीर परिणाम है इसके लिए। यानी ये जितना छोटा चुनाव है उतनी बड़ी चुनौती है यहाँ राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, चूंकि आने वाले चुनाव को भी प्रभावित करेगा और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। नहीं, इसलिए नहीं लिया जा सकता कि इस बार राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में खुल के आ रहे हैं, अभी तक नहीं थे। तो यदि खुल के आ रहे हैं तो यदि उनको टिकटें नहीं दी जाती हैं जो चुनाव लड़ने के मूड में होते हैं तो वो कहां जाएगा? वो एक दूसरे के राजनीतिक दल में जाता है। जैसे आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि जहीं बहुत सी पार्टियां सबसे लास्ट में जाकर के अपनी सीटें डिक्लेयर करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता का वो कैसे फायदा उठा सकें। यदि वही परिस्थिति आपने 6 महीने 8 महीने पहले देख ली, फरवरी मार्च में 2022 में चुनाव होगा, ये मार्च में चुनाव है, 1 साल का मात्र अंतर है। 1 साल में क्या परिस्थितियां पैदा होगी? दूसरा आप देखो महिलाओं के लिए 75 में से 25 सीटें आरक्षित कर दी। ग्राम प्रधान का आप देखो 58,558 में से 19,659 की सीटें आरक्षित कर दी हैं। तो जो महिलाओं का रोल इस बार बढ़ा है कि जो अब तक कहते हैं 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, वो भी एक योगी जी ने संदेश दिया कि महिलाओं को हम आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। और महिला कितनी भूमिका निभाती हैं आपने देखा होगा कि तमाम केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं थी, चाहे बाथरूम को लेकर के ले लीजिए, चाहे सिलेंडर को लेकर के ले लीजिए, तमाम ऐसी योजनाएं रही, वो महिलाएं बड़ा प्रभावित थी उस चीज से। बिल्कुल, महिलाओं को केंद्र में रख के कहीं ना कहीं उन योजनाओं को बनाया गया, धरातल पे उतारा गया और उसका एक सकारात्मक जो असर है वो भी शायद दिखाई दिया। नहीं, बिल्कुल दिखाई दिया। और वही चीज है कि जिन समस्याओं से महिलाएं जूझती नहीं, उन महिलाओं को यदि केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रतिभाग के साथ साथ जो सुविधाएं उनको मिली हैं वो निश्चित तौर से 2019 के चुनाव में देखने को मिली। और वो ग्राम पंचायत के चुनाव में तो महिला अग्रणी होकर आ रही हैं, पूरी आरक्षण के हिसाब से उनको सीटें दी गई हैं। यदि महिलाएं जीतती हैं और किस पार्टी से जीतेंगी वो एक अलग बात है, लेकिन महिलाओं में ये चर्चा है कि हाँ इस बार हम चुनाव ठीक से लड़ पाएंगे। बिल्कुल, यानी अपने आप को वो भी एक देख रही हैं अपनी एक नई उम्मीद के साथ, और एक जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है उसको भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा मिलेगा। सुनील जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अब पहले के मुकाबले अब की जो राजनीति है, चुनाव है, क्या उनमें बदलाव दिखाई दे रहा है? क्या राजनीतिक पार्टियां अब नए तरीके से सोचने लगी हैं? नहीं, देखो पहले ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि 2017 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से तमाम बयान आए कि हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक राजनीतिक दल सत्ता में पहुंचा वो भावनाओं पर चुनाव लड़ा, और अगला इलेक्शन हम भी देखेंगे कि भावनाओं पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारा 2019 के चुनाव की बात करूं तो यदि पुलवामा हमला न होता तो मुझे लगता है कि इतनी पूर्ण बहुमत से बीजेपी नहीं आती। तो ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि हमारे देश का वोटर है जो बड़ा भावनात्मक है, भावों से जुड़ा हुआ है,
उसको हम कैसे ले पाएंगे, उनको हम कैसे मोटिवेट कर पाएंगे, ये उस चुनाव में देखने को मिलेगा। दूसरा मुद्दा, आप राम मंदिर मुद्दे को देख करके देख रहे हैं 2022 में जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी भुनाना चाहती है, और अभी आपने देखा लोकल में टोलियां निकल गई हैं चंदे के लिए, कोई 1 ईंट दे रहा है, कोई 11 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है। जो उत्साह कार्यकर्ताओं में भरने का काम जो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्या वो ग्राम पंचायत के चुनाव में भी क्या वो उनको संबोधित कर पाएंगे? ये भी एक थोड़ा सवाल उठता है कि आखिर में वो स्थिति क्या पंचायत चुनाव में उस चीज को बना पाएंगे। जी, तो ऐसे में ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि पंचायत चुनाव हर दल के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पहले से वो लोग तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो क्या विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसकी भी चूंकि राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, तो क्या ये पंचायत चुनाव के जो परिणाम है वो प्रभावित करेंगे वहां पे उस चुनाव को? नहीं, बिल्कुल करेंगे। मैंने ये अभी बताया आपको कि जो पार्टियां जिन लोगों को अपना टिकट नहीं देंगी, या जो पार्टियां अपना चुनाव चिन्ह उन लोगों को नहीं देंगी, वो रूठेंगे। रूठने मनाने का जो क्रम चलेगा वो पंचायत चुनाव में क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, सारे राजनीतिक दल के लोग ये कह चुके हैं कि जो हमारा गठबंधन होगा विधानसभा चुनाव के बाद, वो ये फॉर्मूला, पंचायत का फॉर्मूला तय करेगा कि हम कितने सशक्त हैं, उसी हिसाब से उनको विधानसभा में सीटें दी जाएंगी। तो ये जब प्रत्याशी AIM जैसा संगठन ग्राम प्रधानी के चुनाव में लड़ता है, आप पार्टी ग्राम प्रधान के संगठन में चुनाव लड़ती है, और फिर रिजल्ट क्या आता है, तो ये फॉर्मूला तय करेगा। तो मुझे लगता है सारे राजनीतिक दल दम लगा करके पंचायत के चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। और सुनील जी, चूंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा, हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि वो उत्तर प्रदेश जहां पे जात पात के नाम पे चुनाव होते थे, वो समीकरण सारे ध्वस्त हो गए थे। तो क्या हम पंचायत चुनाव में भी ये उम्मीद करें, हालांकि यहां पे ज्यादा बोलबाला रहता है कि कौन उम्मीदवार किस जात का है, किसको चुनना है, वो हमारी जात का है, वो तुम्हारी जात का है, क्या वो यहाँ पे मायने रखता है जाति समीकरण? बिल्कुल मायने रखता है। और मैं ये अपना व्यक्तिगत अपना अनुभव बताऊं तो विधानसभा और लोकसभा से ज्यादा भयंकर ये चुनाव होता है ग्राम प्रधान का। ये ज्यादा बड़ा होता है और बड़ी चुनौती होती है, कहने को छोटा है, हाँ, लेकिन बड़ी ज्यादा चुनौती। वहाँ एक एक वोट पर प्रत्याशी नजर रखता है, उसके लोग नजर रखते हैं। और मुझे लगता है जब ग्राम प्रधानी का चुनाव आता है तो रात भर लोग जागते हैं, और ये चर्चा होती है कि हम अपने वोटरों को रखा रहे हैं कि दूसरे पाले में न चला जाए। तो जहां 30, 20, 40 वोटों से हार जीत होती है छोटी छोटी ग्राम सभाओं में, वो एक एक वोट बड़ा महत्व रखता है। तो ये सारी चीजें जो राजनीतिक दलों के लिए बिल्कुल सवाल खड़ा करेंगी कि यदि आप अपनी पार्टियों के हिसाब से लड़ाते, अब तक नहीं लड़ाते हैं, तो जब वो गुटबंदी वहां होगी, और जातवाद का बोलबाला तो रहता ही है। बोलबाला तो इसलिए रहेगा कि आपने आरक्षण के आधार पर ही जातवाद का बोलबाला स्थापित कर दिया, यदि आपने आरक्षण लागू किया है। दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है कि यदि सामान्य सीट पर भी SC OBC चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको क्या फायदा है, SC OBC पे हम नहीं लड़ सकते। तो ये भी एक चुनावी मुद्दा होगा छोटे लेवल पर कि हमारी सीटों पर भी वो लड़ते हैं आरक्षण वाले। तो ये सारी चीजें जब निकल के आएंगी तो 2022 के चुनाव को तो कोई प्रभावित निश्चित तौर से करेंगी। और इस बार चूंकि अभी हम धीरे धीरे देश जो है वो कोरोना से निकल रहा है, उबर रहा है, वैक्सीन आ गई, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कितनी बड़ी चुनौती होगी इस चुनाव को संपन्न करा पाना शासन के लिए, प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि अब वो कोरोना काल के बाद मुझे बिहार का भी चुनाव हो गया है, एक राज्य में और भी चुनाव हो गया है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारी रूपरेखा तय कर ली गई हैं, और ग्राम सभा लेवल पे जो तैयारियां थी कि जो मजदूर थे वो लौटे कोरोना काल के बाद, उनके वोटर भी बड़े हुए हैं। इस समय आप देखोगे तो कहीं कहीं 200-300 हर ग्राम सभा लेवल पे वोट बड़े हुए, वो वहाँ स्थापित किए गए। उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार दिया है, किस तरीके से बाहर सेंटर गाँव के बाद बनाए गए, उनको खाने पीने की व्यवस्था रखी है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव था बिहार में, तो वो ज़्यादा तय नहीं कर पाया चीज़ें। लेकिन जब ग्राम प्रधान का चुनाव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आ रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कितनी हत्याएं हुई, हजारों से ज़्यादा हत्याएं हुई। और ये स्थिति यदि यहाँ उत्तर प्रदेश में होती है, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को लेकर के मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि जो पार्टियां पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में कूदना चाहती हैं वो उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में यह रहा कि अपनी दमखम दिखाने के लिए सारे राजनीतिक दल ग्राम पंचायत के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, और ये वो फॉर्मूला तय करेगा कि विधानसभा के इलेक्शन में उनको किस तरीके से सहभागिता उस गठबंधन में होगी। जैसे संकल्प मोर्चा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, 9 राजनीतिक संगठन आ गए हैं अभी, और मुझे लगता है कि 15 के आसपास इनकी संख्या बढ़ेगी। तो 15 राजनीतिक दलों में जो गठबंधन होगा और जो सीटों का बंटवारा होगा, तो उन सीटों का बंटवारा ग्राम प्रधान के चुनाव तय करेंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के सामने वो चीजें ऐसी खड़ी हो जाएंगी कि निर्णय लेना बहुत मुश्किल की पोजीशन में होंगे।
चलिए आप बने रहिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन ये कुछ बातें हैं दरअसल पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये भी आप तक पहुंचा दें कि जिला पंचायत सदस्य के 69 क्षेत्र, पंचायत सदस्य के 1946 और ग्राम प्रधान के 880 पद जो है वो है। पुनर्गठन के बाद ये संख्या काफी बढ़ जाती है। तो कई बिंदु हैं और कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे, और हम लगातार उन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं जो हर मतदाता के जहन में होते हैं, हर उम्मीदवार के जहन में होते हैं, और कई बार जानकारी नहीं मिल पाती उससे जुड़ी हुई। लेकिन यहां ऐसे वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं जो आपके एक तरीके से जो आपके जहन के सवाल होंगे वही हम उनसे लगातार पूछ रहे हैं। और इससे पहले भी प्राइम न्यूज ने पूरी मुहिम के तहत पंचायत चुनाव को कवर किया है, और अब भी लगातार हम वक्त वक्त पे अलग अलग कार्यक्रम करके जो लोगों के सवाल हैं उनके जवाब भी हमने दिए हैं, जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने दिए हैं, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने दिए हैं। और अब भी हमारी कोशिश ये है कि चुनाव से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो सही वक्त पर सही तरीके से आप तक पहुंचे। और एक कुछ और लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय अरोड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस के, कपिश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक है, और सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कपिश जी, आपके पास मैं आऊंगा। पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की सर तैयारियां की जा रही हैं, क्या रणनीति है, क्या उम्मीदें हैं अपने लिए आपको? देखिए, बहुत सीधी सी आपको बात बतावे कि सरकार ने तो इनकी तैयारियां पूरी नहीं की, वरना ये समय से चुनाव 4 महीने पहले होने चाहिए। भंग होने के बाद चुनाव नहीं कराया जाता। ये सरकार की नाकामयाबी थी, इनकी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी थी जो लोकतंत्र विरोधी आगे साबित हो सकती है, वो आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। क्योंकि यह सीधी सी बात है कि जब कोई चुनाव पहले भी हो जाने चाहिए, और आज प्रशासक 4 महीना बैठ करके शासन करेगा, क्यों करेगा भाई? सरकार जब गांव की चलानी है, और जब देश में पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य हैं जो निर्वाचित होकर के अपनी सरकार चलाएंगे, तो ये क्यों योगी सरकार जानबूझ के 4 महीने इसको पीछे थी? सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है। हमारी तैयारी तो बहुत पहले से। समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से चुनाव लड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की पार्टी है, इसको तो पूरे के पूरे देश के अंदर हमेशा चुनावी मोड में होना होता है। हाँ। लेकिन हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर, धरती पर। कागजी नहीं है, ना मिसकाल से है। जो हकीकत है वो हकीकत है। और एक बात और भी जान लीजिए कि ज्यादातर आबादी गांव में ही वास करती है। हाँ। और ग्रामीण जनता का ज्यादा झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर शुरू से रहा है, क्योंकि हम लोग गांव गरीब के गुरबों की ही पार्टी रहे हैं। हमारे बूथ स्तर पे डबल कार्यकर्ता है। एंटी इनकम्बेंसी वोट सीधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाले, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने किसानों की उपेक्षा की है और बिना गोली चलाए 165 से ज्यादा किसानों की शहादत करा दी है, और इस तानाशाह सरकार ने दिखाया है कि किसानों के पांव के नीचे उन्होंने कीले बिछाने का काम किया है, और बात करने के नाम पर एक कॉल फॉर दूर है। आज जो है 350-400 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन उसी ठंड के अंदर जो है किसान को बैठा रखी है मोदी सरकार। तो गांव का चुनाव है साहब, ये गांव की जनता तय कर देगी, और ये ईवीएम से नहीं होने हैं, बैलेट से होने हैं। वास्तविक चुनाव है, आएगी चीजें सामने कि वास्तविक भारत की असल तस्वीर क्या है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर उसने कोई कार्य नहीं किए हैं जिसको वो ये कह सके कि हमने मानक स्तर पे कोई चीज खड़ा किया है। अभी मैं डॉक्टर कौशिक को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। साथ जितनी भी सरकारें हुई हैं सबने काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 10-90 नंबर हम लोग ने पावर लाइन लेकर के आए थे, क्यों महिलाओं की सशक्तिकरण उनसे छीन ली। और आज जिस तरीके से मां बहनों की इज्जत उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है, सबसे ज्यादा अपहरण, सबसे ज्यादा बलात्कार और हत्या छिनैती इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। ये भारत में सबसे ज्यादा हो रही है। क्या मुंह लेकर के जाएगी योगी सरकार? और जिस उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं, एक बार का सिलेंडर दे, लेकिन कपिश जी जो आप ये ठीक है, हाँ मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन आपने कई मुद्दे एक ही बार में कई मुद्दों का जिक्र कर दिया। आपने देरी की बात की, तो आप ये जानते हैं कि कोरोना काल में हर काम प्रभावित हुआ है, उसमें देरी हुई है। अगर पंचायत चुनाव में भी हुई है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है? अरे बहुत सीधी सी बात है कि आप एक बात देखिए ना कि हर जगह के चुनाव समय पे हो रहे हैं।
दक्षिण भारत के अंदर हैदराबाद में जाकर के इन्होंने चुनाव करा लिया, पूरी तैयारी करा ली, पश्चिम बंगाल में करा लिया, बिहार के अंदर करा लिया। ये किस तरीके का तर्क है? ठीक है, गौरव मिश्रा, गौरव मिश्रा भी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गौरव, आप सुन पा रहे हैं? तो कपीश ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, आप उनका जवाब दीजिए कि हर जगह चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे जानबूझ के देरी कराई गई है। वो कह रहे हैं कि कोई साजिश रची जा रही है, आने वाले दिनों में पता चलेगा उसका। देखिए, जो कमजोर होता है ना, वो डरा हुआ होता है। उसे अपनी कमियों के बारे में पता होता है कि वो चुनावी जब रण में जाएगा और उसको अपना रिजल्ट पता है पहले से कि क्या हश्र होना है, इसलिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है, इस तरह के उवाज करता रहता है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कोई ऐसा सामान्य प्रदेश नहीं है। अगर देश की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया का 6वां देश है, 24 करोड़ आबादी है इस प्रदेश की। और यह चुनाव क्यों विलंब हुए, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। दिसंबर 2020 में कार्यकाल समाप्त हुआ था, उसके बाद 26 दिसंबर को भंग हुई पिछले कार्यकाल की जो टेन्योर था, और उसके बाद कोविड काल में कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, इस तरह की चीजें नहीं हो पाई। और ये लोग जिस प्रवृत्ति से चुनाव कराते थे, जो रोटेशन पॉलिसी थी रिजर्वेशन की, उसको इन लोगों ने हेल्ड अप करके रखा था और अपने राजनीतिक निहित फायदों को सिद्ध करने के लिए, साधने के लिए आरक्षण नीति का दुरुपयोग किया था इन लोगों ने। और इस बात सुन लीजिए, उसके बाद बात करिए। कपीश जी, एक सेकंड, कपीश जी बात पूरी होने दीजिए। आप एक सम्मानित प्रवक्ता है कपीश जी, आप सुन लीजिए मेरी बात को। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण की स्वस्थ परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार चक्राम रोटेशन विधि को अपनाते हुए और सभी 75 जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय जो चुनाव होने हैं उसको संपन्न कराने जा रही है। और ज्यादातर ये संभावना है, पूरा प्रयास होगा कि ये डिजिटल व्यवस्था इसमें लागू हो, पेपरलेस चुनाव हो। और आने वाले समय में जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है 30 अप्रैल तक कराने का, उसके पहले हमारी सरकार इसको करा लेगी। ठीक है, अजय अरोड़ा, आप लोग कहां खुद को देखते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव की चलिए तैयारी है, लोकसभा की भी आप लोग करी, लेकिन इस चुनाव में अपने आप को कहां कांग्रेस खुद को देखती है? हम देखते हैं ईवीएम को। इसमें ईवीएम मशीन नहीं होंगी, बैलेट से चुनाव होने हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी, तो इसी से साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की दशा क्या है। जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न, बलात्कार, किसानों की अनदेखी, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में ये बातें उठेंगी, ये प्रश्न चिन्ह लगेंगे उत्तर प्रदेश में। और इन चुनावों से ही निर्णय होगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही मचा रही है, किसी वर्ग को भी ले लीजिए, कोई भी खुश नहीं है। जिस प्रकार से पुलिस वालों की शहादत हुई, उसकी जिम्मेदारी भी यूपी सरकार की है। और जो महिला उत्पीड़न, छोटी छोटी बच्चों से बलात्कार हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश की सरकार है। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, कुलदीप सेंगर वाली पार्टी। तो इसको तो इस बार वहां की आवाम, उत्तर प्रदेश की आवाम बिल्कुल दिशा निर्धारित करेंगी। निरंजन पोद्दार, कितना दम नजर आता है कांग्रेस की इस बात में, कांग्रेस प्रवक्ता की इस बात में? क्या ये जो मुद्दे गिनवाए गए, जिसको आधार बना के वक्त वक्त पे सरकार को घेरा गया, क्या पंचायत चुनाव में भी वो हावी रहेंगे? देखिए राजेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, ये सबसे निचले स्तर के चुनाव है। हाँ। और ये धरातल से जुड़े हुए चुनाव होते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि ये एक हिसाब से समझिए, भारतीय राजनीतिक जो चुनावी राजनीति की ये एक तरह की बीजारोपण है। क्योंकि जो इन सुनकर के जो आएगा, जिस पार्टी का समर्थक होगा या जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा, वो अपनी पार्टी को विधानसभा में सरकार बनाने में पूरी जी जान लगाएगा। वो तन मन धन हर चीज से वो लगाएगा, क्योंकि वो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होगा, या मान लीजिए प्रतिबद्ध कैडर होगा। तो इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात आपने जो अजय जी की पूछी या कांग्रेस के बारे में पूछी, देखिए ऐसा है कि कोई भी परीक्षा हो या कोई भी एग्जाम हो, मेरा ऐसा मानना है उसका परिणाम जब तक नहीं आता तो हर छात्र आसान्वित होता है। तो अजय जी भी वहां पे अगर आसान्वित है तो इसके अंदर मैं कोई बुराई नहीं मानता है, या मैं इस चीज के लिए इनको एक शुभकामना ही देना चाहता हूं। बाकी मेरा जो मूल्यांकन अगर आप देखेंगे तो देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी कपीश जी जो समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो जैसे बता रहे थे। लेकिन इसके अंदर देखिए राजेश जी, बात क्या है कि जो बहुजन समाज पार्टी है या समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, ये लोग क्या है कि राजनीति की दिशा दिखने के बाद में
अपने मोरे सेट करना शुरू करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी सुनील कौशिक जी ने जिस तरीके से विश्लेषण किया, मैं उनकी बात से बहुत बहुत सहमत हूं और उसी में कुछ जोड़ना चाहूंगा। और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से जिस दिन चुनाव जीत करके आती है उसी दिन से वो दोबारा से अगले चुनाव की तैयारी चालू कर देती है। उनके यहाँ विश्राम अथवा यूं कह लीजिए कि रुकने का नाम नहीं है। और तीसरी और चौथी और सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो उसके पास एक सबसे बड़ा जो कैडर है, जो एक सबसे बड़ा वर्ग है, आरएसएस का ओवरग्राउंड कार्य करता है, वो 365 दिन और 24 घंटे वो आपको मैं बताऊं जनता के बीच में होते हैं, ना कहीं टीवी पे होते हैं, ना उनको कोई पद चाहिए होता है, ना कोई उनको लाभ चाहिए होता है, अपने घर की रोटी खाते हैं और कार्य जो करते हैं वो संगठन के लिए करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, किसी जमाने में ऐसा ही कांग्रेस का सेवा दल हुआ करता था जिसका कांग्रेस को पूरा एडवांटेज मिलता था। लेकिन आज कांग्रेस अपने उस सेवा दल को समझ लीजिए एक धूल दूषित कर चुका है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो उसकी जगह ले चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका एक एडवांटेज मिलना चाहिए। लेकिन राजेश जी, इसमें मैं साथ ही में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये जो सबसे निचले स्तर के जो चुनाव होते हैं इसके अंदर व्यक्ति से प्रभाव होता है। यानी कि कौन व्यक्ति चुनाव में खड़ा है, यहाँ पे जितना छोटा चुनाव होता है उतना कम पार्टी बेस होता है, व्यक्ति विशेष के ऊपर चुनाव होता है। और जितना बड़ा चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा का चुनाव होगा वो निश्चित रूप से पार्टी बेस चुनाव होता है, उसके अंदर पार्टी का रोल ज्यादा होता है। तो ये भी एक चीज महत्वपूर्ण है कि भाई अब आने वाले चुनावों के अंदर ये जो ग्राम पंचायतों के या ग्राम प्रधानी के जो चुनाव हो रहे हैं, इनके अंदर कौन कैंडिडेट किसको समर्थन, कौन पार्टी किस कैंडिडेट को समर्थन देती है या अपना चिन्ह देती है, या कौन पार्टी किस तरीके से अपनी पॉलिसी बनाती है, इस चीज पर निर्भर करेगा। सुनील जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया था उसी बात को निरंजन भी सहमत है उस पे। यानी ये मानना पड़ेगा कि जो रणनीति वक्त रहते बनानी होगी वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो वक्त रहते अपनी रणनीति को बना के चुनावी मोड में आ जाती है, जबकि दूसरे दल शायद थोड़ी देरी कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ये देखा है आपने कि जब चुनाव कोई जीतते हैं तो दूसरे चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी कर देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि हम संगठन के ढांचे की बात करें तो बीजेपी के बाद किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहुत निचले स्तर तक था, लेकिन समाजवादी पार्टी के संगठन को भी बीजेपी कमजोर न समझे या और राजनीतिक दल कमजोर न समझे। समाजवादी पार्टी बेसिकली ग्रामीण परिवेश से आती है और जो ग्रामीण में कार्यकर्ता उनके हैं, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, या जिस तरीके से हम कहेंगे कि ओबीसी अधिकतर उनका वोट बैंक है, तो ओबीसी वोट बैंक बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। और जो लड़ाई मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ी है वो उससे थोड़ा सा है। और यदि हम बीजेपी की बात करें तो किसी जमाने में ये भी कहते थे कि बीजेपी शहरों की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव की तरफ भी मोटिवेट हुई है। लेकिन इस पंचायत चुनाव में मेरा मानना है कि जो राजनीतिक दलों का कूदना हो गया है, स्पष्ट रूप से कूदना हो गया है। पहले राजनीतिक दल पीछे के पर्दे से अपना प्रत्याशी को उतारते थे, यदि राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे। और फिर मैंने कहा कि ये जो राजनीतिक दलों के नेताओं की जो चर्चा आ रही है कि 2022 का चुनाव में जो गठबंधन होगा और गठबंधन में किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें दी जाएंगी, वो ये पंचायत चुनाव तय करेंगे। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल मारामारी राजनीतिक दल करेंगे किसी भी स्तर तक जाने के लिए, ये समझना पड़ेगा। दूसरा कि कोरोना काल में जो बीजेपी ने रणनीति तय की है, तमाम मीटिंगें, बड़ी बड़ी की मीटिंगें बीजेपी ने, वो किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। और अधिकतर प्रत्याशी, मैं कहूं कई गांवों में मेरी बात हुई कि वो 2015 के हिसाब से तैयारियां कर रहे थे, और जो इनकी आरक्षण सूची आई है तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो लगता है कि जो पिछले 3 साल से 4 साल से अगले इलेक्शन की तैयारी जो लोग कर रहे थे कि हम आरक्षण के हिसाब से अब इस वाले वर्ग की यह सीट हो सकती है, वो अब नहीं हुई है। तो जो तत्काल वाले हालात पैदा हुए हैं वो भी निश्चित तौर से कहीं न कहीं इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। दूसरा, राजनीतिक दलों को ये सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये निर्णय राजनीतिक दलों को पीछे लेना चाहिए। अपने चुनाव चिन्हों पर जो चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर रहे हैं राजनीतिक दल, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, चाहे विधानसभा का इलेक्शन देख लो, चाहे लोकसभा का चुनाव देख लो, उन दोनों इलेक्शनों से बहुत
निचले स्तर तक का चुनाव है और 2-2, 4-4, 5-5 वोट पे बड़ा मारा मारी रहती है, जातिगत भी तमाम चीजें रहती हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन जीतने के बावजूद भी यदि कोई ग्राम पंचायत तमाम खून खराबे हुए हैं, गोलीकांड हुए हैं, तो जीतने के समय पे राजनीतिक दलों का सीधा हस्तक्षेप होगा तो निश्चित तौर से जो मारामारी देखने को मिलेगी। दूसरा, नुकसान की भी संभावना है। नुकसान की संभावना यह है कि जिस राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशी जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है यदि उसको सीटें नहीं दी तो वो दूसरे राजनीतिक दल में जाने का प्रयास करेगा, वो 2022 के चुनाव को प्रभावित करेगा। तो तमाम चीजें हैं। दूसरा, कपीश जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चुनाव समय पर रहते हुए होना चाहिए था, कोरोना का कोई बहाना नहीं होता, और ये चुनाव यदि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को करना पड़े तो मुझे लगता है कि सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की जो दुहाई सरकार देती है उसका कहीं ना कहीं ह्रास हुआ। यदि यही निर्णय सरकार लेती, हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेता, तो मुझे लगता है कुछ अलग संदेश जाता है। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट के निर्देश पर और तख्त टिप्पणी पर प्रशासन चुनाव कराने के लिए तैयार है, तो ये बीजेपी को एक बार इस पर पुनर्विचार करना पड़ा। कहीं ना कहीं बीजेपी पे गलती हुई है इस निर्णय को लेकर। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, आपने जो बताया, क्योंकि कपीश ने भी इसी बात को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। गौरव जी, इस बात से बचा नहीं जा सकता सर कि आप कोरोना का हवाला दे दे, चुनाव में देरी हुई है, क्या इसके पीछे कोई और मंशा थी, कोई और सोच थी या कोई और विजन था? देखिए, कोरोना काल में इस बात से भी नहीं बचा जा सकता कि देश के न्यायालय जो है वो भी ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट खुल नहीं पाया है, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि कोरोना काल ने हर काम को प्रभावित किया है, चाहे वो चुनाव हो चाहे कोई भी हो। दूसरा एक विषय जो अभी हमारे मित्र उठा रहे थे, राजनीतिक दलों को कूदने की जहां तक बात है इन चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये लोग इन चुनाव में बहुत प्रभावी तरीके से काम किया करते थे और अपने लोगों को लाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यह तय किया है कि सभी स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो चाहे देश का सबसे बड़े सदन का चुनाव हो, उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को ले आएंगे, और वो भी उस समय जब पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का एक कैंपेन चल रहा हो, पूरे देश में एक इलेक्शन की व्यवस्था की चर्चा चल रही हो, तो उसमें ये लाजमी हो जाता है कि सभी चुनावी दल अपने आप को आजमाएं, सबसे निचले स्तर पर वो कहां खड़े हैं और सबसे उचले स्तर पर कहां खड़े हैं। तो मैनिपुलेशन जो एक राजनीतिक तरीके से राजनीतिक दल किया करते हैं, उनकी संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो ये एक नैरेटिव या एक परसेप्शन जो बन रहा है कि ये तय करेंगे भविष्य विधानसभा चुनावों के, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 100% सही नहीं है। आंशिक रूप से जरूर एक परसेप्शन बनता जरूर है, क्योंकि ये इन चुनावों में कई ऐसे फैक्टर हैं जो काम करते हैं जो बड़े चुनाव में नहीं देखे जा सकते, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में। तो एक स्वस्थ परंपरा यहां से ऊपर उभर करके आएगी, क्योंकि आरक्षण पद्धति जो अभी जो रोटेशन प्रणाली लागू हुई है, जो अभी रिलीज हुई है, उसमें जो पुरानी व्यवस्था थी पूरी की पूरी रिशफल हो गई है, पूरी तरीके से वो रैंडम हो गई है। तो जो पहले से बैठे हुए थे मैनिपुलेट करके, चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर अभी भी समाजवादी पार्टी के समर्थक ग्राम प्रधान कह लीजिए या पंचायतों में कह लीजिए, उनका वर्चस्व ज्यादा था, जिसके कारण से सरकार की जो विकास संबंधी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने में बहुत कठिनाई आई। हम लोगों के संगठनों के माध्यम से जो कार्यक्रम होता है और जो हम लोग गांवों में जाते हैं, ऐसी शिकायतें तमाम मिलती हैं हम लोगों को। तो उससे भी निजात दिलाने के लिए और ग्राम प्रधानों की या पंचायतों की जो अकाउंटेबिलिटी जो तय होती है प्रतिनिधियों की, उसको तय करने के लिए एक स्वस्थ व्यवस्था आवश्यक थी, और इसी कारण से ये देरी भी हुई है। और देखिएगा इन चुनाव के बाद व्यवस्था बहुत परिष्कृत हो जाएगी और अच्छी तरीके से विकास कार्य धरातल पर निरूपित होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो इस चुनाव में आपको क्या उम्मीद अपने लिए नजर आती है, क्योंकि जाहिर है राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में सरकार, तो जो योजनाएं केंद्र में रही हैं, राज्य में रही हैं, उनका जिक्र होगा। तो गांव गरीब की अगर बात करें तो किसान एक विशेष मुद्दा इस वक्त रहा है। किसान धरना भी कई जगह दे रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रभावित करेंगी क्या इस चुनाव को भी? देखिए, किसान का मुद्दा एक आर्टिफिशियल तरीके से पेंट करने का प्रयास किया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, एक डिजाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बार बार चिल्लाने का काम कर रहे हैं कि किसान परेशान है, किसान परेशान है। लेकिन उसी किसान के घर में जब कच्चा मकान नहीं, पक्का मकान नहीं था और उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान मिला, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में उसको 5 लाख का बीमा मिला और उज्ज्वला योजना में उसको गैस चूल्हा मिला, वो ये भी देख रहा है कि हमारी सरकार कैसे किस तरीके से उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए योजनाओं के थ्रू, उन योजनाओं के द्वारा काम कर रही है, उनके तक योजनाएं पहुंच रही हैं। तो किसान ये भी देख रहा है। तो ये कहना कि किसान परेशान है, बेहाल है, तो ये तो
दरअसल परेशान बेहाल तो विपक्षी दल है। हाँ। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो किसानों के कंधे पर, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और जबकि ये जब धरातल पे जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, तो इन्हें सच्चाई पता लग जाएगी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमें अपने काम पे भरोसा है, चाहे वो केंद्र में रहा हो या फिर राज्य में रहा हो, और उसी के आधार पे लोग हमारे साथ हैं। लेकिन क्या आप लोगों की कोई विशेष प्लानिंग है गांव, गरीब और किसान को साथ जोड़ने के लिए? बहुत सीधी सी बात है, हमारी तो पार्टी ही गांव गरीब से शुरू होकर के ऊपर उठ करके आई है, और आज शहर पे भी उतनी ही बराबर की पकड़ है जितनी हमारी गांव पे थी। मैं एक बात सीधी सी बात कह दे रहा हूं कि देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की जो हत्या हुई है उसको डॉक्टर कौशिक ने बहुत अच्छी तरीके से रख दिया है, क्योंकि फटकार की ये खाए बगैर, ये देखिए ये जानते हैं, इनको मालूम है कि इस पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनका क्या हश्र होने वाला है। जो ये बचना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लड़ती थी, कोई दल अपना प्रतीक चिन्ह देकर के कहा लड़ता था, सभी सपोर्ट करते थे। मेन चीज ये है कि ये बचना चाह रहे हैं हर चीजों से, बचने से काम नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूं, आपने बड़ा अच्छा अगर सरकार चलाई होती केंद्र की, तो आप कोरोना काल के पहले जो है वो जो 9.5% की आपको जीडीपी 2014 में सौंपी गई थी, वो क्या 3.50% आ जाती? जो 2.47% से बेरोजगारी आपको सौंपी गई थी, अच्छा, जो 12% का इन्फ्लेशन था वो घट करके 3% आ गया, वो आपको नहीं दिखाई देता? अरे जो हमारा विदेशी कर्ज था उससे ज्यादा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, ये आपको नहीं दिखाई देता? आप आइए, आंकड़ों पे हमसे बात करिए कपिल जी, आप आंकड़ों पे बात करिए और प्रामाणिकता के साथ बात करिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप झूठा तलाश कर रहे हैं, 150 किसान मर गए, 200 किसान मर गए। अरे कौन आपको आंकड़ा दे दिया भाई? आप ये आंकड़ा लगा रहे हैं और झूठा का लगा रहे हैं। मैं सुन लूंगा बैठ करके, आप अगर हल्ला करेंगे तो मैं सुन लूंगा। मुद्रास्फीति कैसे निकाली जाती है बताइए, पर कैपिटल इनकम कैसे निकाली जाती है, सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकाला जाता है? मैं एक बात कह रहा हूं, फ्रांस परोसने के लिए अमर बैठिए, कितना मुद्रास्फीति देश के लिए अच्छी होती है बताइए? देश के लिए मानक रूप से मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए? 0, 4, 10 या 12? बताइए गौरव जी। मुद्रास्फीति जितनी न्यूनतम है उतना अच्छा है। और दरअसल मुद्रास्फीति थी कहां पे थी? प्राइस इन्फ्लेशन कहां था? आप प्राइस इन्फ्लेशन कहां था? इतिहास के न्यूनतम स्तर पर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने किया है। जो 12%, 11% पहुंच गई थी वो हमारी सरकार ने किया है। जी विद्वान पैनल बैठा हुआ है, कौशिक जी भी बैठे हुए हैं, पोदार साहब भी बैठे हुए, हमारे राजेश भाई भी बैठे थे। मैंने जानबूझ को इनके 3 आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि देखें ये किस आंकड़े पर आ रहे हैं। इनको मुद्रास्फीति ही नहीं मालूम है कि किस तरीके की देश के अंदर होनी। नहीं, लेकिन कपिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप बात कह रहे हैं, बात आने दीजिए, हाँ, बात आने दीजिए, तो मेरी बात नहीं आ पाएगी। हाँ, जब मुद्रास्फीति 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, यानी 4 से नीचे होगी, और 4, 5, 6, 7 पे होगी, तो क्या देश को परिणाम आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। मुद्रास्फीति अगर 0 से लेकर 4 के नीचे होती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में मंदी है, देश में मंदी चल रही है, यानी कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर चीनी 25 रुपए किलो भी होगी तो वो एक छटाक नहीं खा पाएंगे। अर्थशास्त्र का फिर से अध्ययन करिए, अर्थशास्त्र का फिर से अध्ययन करिए आप कपिल जी। गलत आंकड़े मत प्रस्तुत करिए, गलत आंकड़े मत प्रस्तुत करिए। खोल करके रख दूंगा। महंगाई बढ़ती जाए, मतलब झोले में भर के रुपया ले जाए और 2 किलो अनाज लेकर के आए, आप ये चाहते हैं? जो क्रूजरों का हाल हो गया था ब्राजील में, क्रूजरों का जो हाल हो गया था वो आप कराना चाहते हैं इस देश में। लेकिन वो आधा किलो गरीब जी न पाए, गरीब सामान खरीद न पाए, ऐसा आप चाहते हैं? ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। ओला उबर की जो वित्त मंत्री है, देश को ओला उबर समझा रही थी, जिस समय ऑटो सेक्टर से लोग निकल रहे थे और 12 लाख लोग डायरेक्ट जो है वो बेरोजगार हुए थे, वो ओला उबर। कपिल मुद्दे पे आइए वापस। इस तरह के अर्थमंत्री ठीक है, हम पंचायत चुनाव पे बात कर रहे हैं, आप भी अर्थशास्त्र समझाने लगे। और गौरव भाई जी इसी प्रवक्ता के वजह से ये नहीं बता पा रहे कि मुद्रास्फीति लेके उठ गई थी। मैंने आपकी पोल खोल दिए, अब आप शांत होकर के सुन लीजिए। मैं बहुत एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, गाँव हो, जमीन हो, किसानी से ज्यादा जुड़ा हुआ। हाँ, हमारे देश का किसान जो है करीब 35। कपिल जी गुंडों के बल पे दरअसल पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो सपना इनका टूट गया। जैसे लड़ते चले आते थे, जो परंपरागत तरीके से लड़ते चले आते थे, आज ये फिर इनकी ये उम्मीद सारी टूट गई, क्योंकि बहुत कड़ाई से चुनाव होंगे, इनकी गुंडाई नहीं चलेगी। आपको आईना दिखाएगी पहले,
भयमुक्त होकर के जनता वोट डालेगी। इस बात की चिंता ये बता रही है, दिखा देगी कि जो बेरोजगारी उसने देखी है, जितना वो पैदल चले हैं, जिस तरीके से किसानों को आपने हताहत बिना गोली चला, बेरोजगार तो विपक्ष के नेता हो गए हैं, बेरोजगार तो आप लोग हो गए हैं, जनता ने बेरोजगार कर दिया है आप लोगों को, इसकी आप चिंता मत करिए। हिंदुओं को चलो ठीक है, वापिस मुद्दे पे आइए। आप लोग भटक रहे हैं, अर्थशास्त्र पे मत जाइए, जीडीपी पे मत जाइए, मैं वापिस चर्चा पे लौटूंगा। तो पंचायत चुनाव पे चर्चा जारी है। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गौरव मिश्रा हैं, अजय अरोड़ा हैं, कपिल श्रीवास्तव, निरंजन पोद्दार और सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, आपके पास मैं आऊंगा क्योंकि चर्चा से पहले गहमा गहमी काफी हो गई थी अभी डिबेट में ब्रेक से पहले, और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आज भी विपक्ष जिन मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेर रहा है, क्या पंचायत चुनाव में ये प्रभावित करेंगे, या फिर वाकई आपको बताना होगा कि देखिए साहब, हम ये असली परेशानी ये है, हमारे पास समाधान है, आप हमारे साथ आइए। देखिए राजेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो विपक्ष कह रहा है, देखिए अभी जैसे कपिल जी कह रहे थे, बहुत विद्वान प्रवक्ता है, किंतु ये जिस स्तर के चुनाव हैं, जिस निचले स्तर के चुनाव हैं, यहाँ पे जाकर के जीडीपी और ये सब नहीं देखा जाता है। यहाँ पे एक सामाजिक सरोकार, कौन आदमी किस पार्टी से समर्थित है, कौन आदमी किस पार्टी से खड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन एक जो चीज कपिल जी ने कही, उसका निश्चित रूप से मुझे उसका प्रभाव थोड़ा सा दिखाई देगा, और वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 6-7 जिले हैं, वहां पे निश्चित रूप से किसान आंदोलन का देखिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये जो किसान आंदोलन, जब तक किसान आंदोलन था तब तक इतना प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं था। जब 27 जनवरी से पहले जो राकेश टिकैत वहां पे आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम तक इतना गांव में इतना इसका बोलबाला, इतना प्रभाव नहीं था। लेकिन 27 तारीख को जिस तरीके से राकेश टिकैत जी जिस तरीके से भावुक हुए थे, और उनकी जो मार्मिक अपील जो गांव के अंदर जो देखी थी, तो उसके अंदर विशेष रूप से एक जो समुदाय विशेष जो बहुसंख्यक तादाद में माना जाता है 6-7 जिलों के अंदर, उसका पूरा प्रभाव माना जाता है। मैं विशेषकर अगर आप इजाजत देंगे तो मैं बताता हूं, जो जाट समुदाय है उसके अंदर जिस तरीके से एक वो चीज आ गई है ना, तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन पश्चिम उत्तर प्रदेश के 6-7 जिलों के अंदर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नुकसान इन पंचायत चुनावों में उठाना पड़ेगा। हाँ, अब ये अलग बात है कि इसका लाभ किसको मिलता है, इसका लाभ कपिल जी की पार्टी को मिलता है, या अजय जी की पार्टी को मिलता है, या बहुजन समाज पार्टी को मिलता है, या इन तीनों में बढ़ जाता है। अगर तीनों में बढ़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान है वो समझ लीजिए कवर हो गया। लेकिन इधर बुंदेलखंड की और हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अभी भी पूर्व की स्थिति के अंदर है, और वहां पे वो अच्छा करके शायद निकल सकती है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अजय जी आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आप लोगों की भी कोई विशेष तैयारी है, या फिर सिर्फ कुछ मुद्दों को उठा के घेर दिया जाएगा कि साहब ये तो ऐसा है वैसा है, जैसा कि अमूमन हम देखते हैं। लेकिन अब चूंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है, प्रियंका गांधी और तमाम दूसरे नेता जो हैं वो कई जगह सक्रिय भी नजर आते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर या फिर संगठन को मजबूत करने के लिए कोई विशेष अभियान चल रहा है आप लोगों का? बिल्कुल राजेश जी, अभी राजस्थान में आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे जिलाध्यक्ष बने निकाय चुनावों में, और हमें पूर्ण रूप से विजय मिली राजस्थान में। हम उसी को रोड मैप बना के चलेंगे उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे पंचायत का, और इस चुनाव को बल्कि गंभीरता से ले रहे हैं। और बिल्कुल नीचे ही इसमें इस बार किसान दूर तय करेंगे, क्योंकि किस प्रकार से गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, और किसान आंदोलन में सड़कों पर हैं, तो इसका सीधा असर पड़ने पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार है इससे जरूर फर्क पड़ेगा। जहां किसानों के ऋण की माफी की बात की थी उन राज्यों में आपने कर दिया क्या? जी कौशिक जी, जहां किसानों के ऋण की माफी की बात आपने की थी राजस्थान मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में हो गया क्या किसानों को ऋण माफ? नहीं, हमारा पूरा प्रयास है। कब तक प्रयास होगा? किसानों के प्रति हम बिल्कुल सीरियस हैं, अनुशासन से बिल्कुल चल रहे हैं, उनको साथ लेकर चल रहे हैं बिल्कुल किसानों को। अरोड़ा साहब, आपने जो कहा कि राजस्थान में जिन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव जीते हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। एक बड़ा मुद्दा था आपको जीतने का किसानों के ऋण की माफी का, और मुझे लगता है कि वो 10% भी आप पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी
लेकिन वहां की जनता ने हमें स्वीकार किया। तो स्वीकार आपने वायदे किए ना, आपने वायदे किए, जनता ने विश्वास किया। लेकिन आज की समीक्षा की जाए बड़ा ईमानदारी से, तो वहां जो वायदे आपने किए थे वो मुझे लगता है किसानों वाले वायदे वहां पूरे नहीं हुए, रोजगारी वाले जो आपने वायदे किए वो वहां पूरे नहीं हुए। तो रणनीति कुछ अलग करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या आप पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे, या इनके साथ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रति, आप पार्टी कहां जाती है, ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्त में है। मुझे लगता है जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी कि जो चुनाव संकल्प मोर्चा इन्होंने बनाया है उसमें कौन कौन प्रतिभाग लेगा, क्या स्थिति रहेगी। और जो मुझे लगता है पौधदार साहब ने कहा वो 4, 5, 6 जिले नहीं है, करीब 18 जिले हैं। यदि पूर्वांचल की हम बात करेंगे तो 18 जिले ऐसे हैं जहां किसान आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है पौधदार साहब कि हम पूर्वांचल में नहीं है। किसान आंदोलन देखा जाए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं चैनल पे, इसलिए यहाँ जो गाजियाबाद बॉर्डर पे और सारी प्रतिक्रियाएं जो हो रही हैं और जो नेतृत्व पश्चिम से हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि पश्चिम में प्रभावित करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में भी जाकर के आप देखिए, वहां भी किसान आंदोलन है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की भी और भारत सरकार की भी, कि किसानों को किस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से लाएंगे। लेकिन निश्चित तौर से ये कह सकते हैं किसान आंदोलन में राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी पार्टी और सरकार का दायित्व बनता है कि राजनीति हो रही है तो उसको किस तरीके से संतुष्ट किया जाए। क्योंकि आज आप सत्ता में है तो राजनीति कर रहे हैं, जब आप विपक्ष में तो राजनीति आपने भी की थी। ठीक, कपिश मैं आ रहा हूं, निरंजन कुछ कहना चाह रहे। निरंजन जी। ऐसा कौशिक जी, मैं अभी यात्रा में ही हूँ और मैं ये जो डिबेट कर रहा हूँ ये भी आज मैं पूरे दिन निकला हुआ हूँ। और तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पे इसका कुछ खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा किसान आंदोलन का। मेरी आज बहुत गाँव के अंदर मैं रुकते रुकते आया हूँ, मेरी बहुत किसान वर्ग के लोगों से मेरी बातचीत हुई और मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होकर के उनसे पूछा तो उन्होंने एक ही बात बताई, कहते जी हमारे यहाँ इसको सब समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक एजेंडा है। और इस चीज को आप भी मानेंगे कि जब 26 जनवरी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसान आंदोलन के बारे में गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ विशेष मतलब कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो रही थी, जो भीड़ हो रही थी वो उत्तराखंड के एक वर्ग की हो रही थी या यूं कहें कि सिख समुदाय की हो रही थी। लेकिन 27 जनवरी को जब राकेश टिकैत जी भावुक हुए, जब उनकी आंखों से आंसू निकले, तो आपने देखा हो कि गांव गांव में पंचायत शुरू हुई। अर्थात वो अब एक आप इस चीज को समझ रहे होंगे, कौशिक जी आप भी बहुत विद्वान हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। आज भी बहुत गांव के अंदर हम जाते हैं, लोगों से बात होती है, वो कहते हैं जी हमारा किसान से आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन से हमारा विशेष सरोकार नहीं है, लेकिन हमारा बिरादरी भाई, हमारा एक नेता जो है ना वो रोया, हमें इस चीज का दुख है। तो ये अब ये आंदोलन जो है ना कौशिक जी, आप अगर निश्चित रूप से इसका न्यूट्रल होकर के विश्लेषण करेंगे तो आप भी ये मानेंगे कि ये आंदोलन अब जो है किसान से ज्यादा किसी और चीज से प्रभावित है, ये जातवाद से प्रभावित है। ठीक, कपिश श्रीवास्तव कुछ कह रहे थे। कपिश जी। नहीं, मैं पहली चीज तो ये कि मैं निरंजन भाई को एकदम साफ बता दूं कि मैं गोरखपुर का ही हूं और पूर्वांचल से बैठ के आपके साथ डिबेट की। समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में पूरा का पूरा जो हमारा संगठन है, ये आज से नहीं, जब से किसान वहां बैठा हुआ है, हम लोग किसान घेरा डालो आंदोलन कर रहे हैं और लगातार हर गांव के अंदर हमारी जो है वो चौपालें लगती हैं और हम लोग एक एक चीजों को समझा रहे हैं। जैसे जैसे किसानों ने समझा है, हर जिले से हजार किसान जाकर के वो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आप जाकर के वहां पर पता कर लें कि पूर्वांचल का भी किसान है, वहाँ बिहार का भी किसान है। आप इसको ऐसे ना लें। और मैं दूसरी चीज आपको और बता दूं कि जब बजट पेश किया गया, हम ही लोग जाते हैं ना गाँव के अंदर। झूठ बोलेंगे आप? नहीं, मेरी बात सुन लें, ये 1 मिनट मेरी पूरी बात आ जाने दें, फिर आप अपनी बात सुन लें। मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि जब बजट पेश होता है तो बजट भी पूरा देश नहीं समझता है, लेकिन जब उसका प्रभाव पड़ने लगता है और जो हर पार्टी के नेता वहां पर अपने क्षेत्र में जाके समझाते हैं जनता को, और जब वो प्रभाव से देखते हैं कि हाँ समेकित हो रहा है, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आप 6% कृषि का आपने बजट गिरा दिया। आप जिस सम्मान निधि पे मार मूछ ताने बैठे थे, उसमें आपने 10,000 करोड़ का बजट आपने कम कर दिया। आपने मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट जिसने कि इस देश में रोजगार पैदा करने का काम किया और विश्व स्तर पे भारत का नाम दिया था कि सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है, उसमें आपने पलीटा लगा दिया। 33,000 करोड़ रुपए उसका बजट कम कर दिया।
जिस मनरेगा के झूठ बोल रहे हैं 73,000 करोड़ से बढ़ाया कपीश जी, अब आप बजट पे चलेंगे। देखिए 4,500 करोड़ इंजीनियर नौकरी देने का काम किया है, बजट किया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? 26,000 करोड़ उसमें बढ़ाया है। और ये सारी बातें गांव ग्रामीण में जाएगी। गौरव भाई, आपके हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं। आप हमको, हमारी जबान को, हमारी आवाज को यहाँ दबा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण में किसान की जवाब आप नहीं बना पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को समझाने के लिए 400 जगहों पे गांवों में जाएगी और चौपाले लगाएगी। एक भी गांव में ग्रामीणों में आपको घुसने नहीं दिया। आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम फेल हो गया है। आप यकीन माने, मैं आपको कह रहा हूँ। गौरव, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं आपसे जवाब लूंगा, वक्त भी दूंगा। हाँ, लेकिन अजय की टिप्पणी भी मैं उसमें जोड़ लेता हूँ। कपीश जी को आपने सुना। अजय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी सरकार बाहर, ठीक है। कपीश श्रीवास्तव। राजेश जी, हाँ, अभी जब किसानों की बात हुई और ये हुआ, राकेश टिकैत भावुक हो गए जी, ये बात चर्चा में आई। हाँ, मैं बजट की बात नहीं करूंगा, मैं जीडीपी की बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैं एक बात जरूर करूंगा। हाँ, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुद्र होना। तो इसको अन्यथा ना लें। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, पूरे देश के किसान प्रभावित हैं, किसी जिले से आते हैं, और बिल्कुल इसको अन्यथा ना लें। बिल्कुल किसान ही फैसला करेंगे। देखना, इस पंचायत चुनाव में किसानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ठीक है। गौरव जी, आपने सुना, कांग्रेस को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना। किसानों को लेकर आपको जरूर घेरा जा रहा है कि किसानों का जो मुद्दा है वो आपको पंचायत चुनाव में भी भारी पड़ेगा। नहीं, देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से हम जवाब देना चाहते हैं। निरंजन जी ने बहुत संतुलित तरीके से विषय को रखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रभाव टिकैत जी के रोने के बाद बढ़ा है, उसका आगामी चुनावों में दुष्प्रभाव पड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के संभवतः खिलाफ जाएगा। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सही बात है कि जिस तरीके से सिख बनाम जाट वहां पर वातावरण पैदा हुआ और उसके बाद जाट प्राइड की एक पॉलिटिक्स शुरू हुई और उसमें जयंत चौधरी ने उसको भुनाने का एक प्रयास किया और फिर वहां पर भी एक क्लैश पैदा हुआ नरेश टिकैत और जयंत चौधरी में। और कहीं न कहीं पुराना यदि इतिहास आप देखेंगे तो बेशक किसान आंदोलन में टिकैत परिवार ने बड़ी भूमिका निभाई है इतिहास के पन्नों में, लेकिन जब जब ये चुनाव में आए हैं तो इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी स्थिति पता लग गई है, जमानत तक जब्त हो गई है। इसलिए यह कहना कि उनके कहने पर चुनाव के नतीजे प्रभावित हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात अभी हमारे कपीश जी झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। मनरेगा के आंकड़े ये बता रहे थे, मनरेगा में 73,000 करोड़ के बजट को बढ़ा करके 1,11,500 करोड़ इस बजट में किया गया है। मैं बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता। मैं बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता। 33,000 करोड़ कपीश जी, उस तरफ मत जाइए, बहुत जल्दी से सर, वक्त की कमी है। सुन लीजिए, गन्ना किसान के मनरेगा में जो बजट की कटौती हुई है जी, वो निश्चित तौर से यहाँ चुनाव में प्रभाव डालेगी। और इतने 30,000 करोड़ से गन्ना किसानों का कर दिया है 97% लगभग भुगतान। सुनील जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। निरंजन, आप कुछ कह रहे हैं? 10 सेकंड में आपको जल्दी से दूंगा सर, वक्त बहुत कम है। ठीक है कपीश जी, एक सेकंड आ गई, आप दोनों की बात आ गई। ऐसे देखिए, वक्त जाया होगा ना, आपकी बात समझ आएगी ना आपकी। एक एक करके निरंजन, बहुत जल्दी से 10 सेकंड। ऐसा है, मैं गौरव जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने एक बात कही कि राकेश टिकैत के परिवार ने पहले भी चुनाव लड़े हैं और उनकी जमानतें जब्त हुई है। ऐसा है गौरव जी, अगर आप धरातल पे जाकर के देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम ले रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन की ये स्थिति है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो शायद उनकी जमानत ना बचे, लेकिन वो जिस आदमी के ऊपर इशारा कर देंगे, जिस आदमी पे उंगल रखेंगे, वो बड़ा प्रभावित करेगा। वो बड़ा प्रभावित करेगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में सुनील जी, रखिएगा। आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से आपकी आखिरी शो। मैं ये कह रहा था कि गौरव जी की इस बात से नहीं, बिल्कुल मनरेगा के बजट में कटौती भारत सरकार ने की है। और ये विपक्षी दलों की क्या भूमिका रहेगी, क्या ये मनरेगा के मुद्दे को लेकर के इस पंचायत चुनाव में लोगों को सहमत करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, भविष्य का करता है, क्या वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। लेकिन एक मेरा बस विश्लेषण है जो कि मैं पिछले ग्राम प्रधानों के चुनाव में जाकर के देखा है कि जो जातिगत आधार पर जो वहां चुनाव होता है कि किस जाति के कितने वोट हैं और किसको कहां प्रभावित करेंगे, ये राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दल जाएं जरूर,
लेकिन जो जातिगत प्रभाव मैंने उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, हाँ। वो निश्चित तौर से राजनीतिक दलों को एक बार उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल करना चाहिए। और वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा, अजय अरोड़ा, कपिल श्रीवास्तव, निरंजन पोद्दार और सुनील कौशिक, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से एक दूसरे को घेरा जा रहा है वो आपने देखा, लेकिन आखिरी जो परिणाम है वो तो चुनाव के वक्त आएंगे और जनता तय करेगी किसके साथ गई किसके खिलाफ गई।